जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की सप्लाई होती है। एक आपका होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक आपका होता है इंटर स्टेट सप्लाई। जिसमें मैंने आपको इंट्रा के बारे में बताया था कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट में ही अगर हम सेल करें तो ऐसे सेल को क्या बोला जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाता है, जिसको लोकल सप्लाई या लोकल लोकल ट्रांजेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि मान के चलिए कि हमारा बिजनेस अगर यूपी में रजिस्टर्ड है और यूपी के ही भीतर अगर हम किसी अन्य बिजनेसमैन को अगर हम कोई सर्विस बेच रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को, ऐसे सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई के नाम से जाना जाता है। और इंटर स्टेट के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटर स्टेट का मतलब होता है आउट ऑफ स्टेट, यानी कि जैसे कि हमारा बिजनेस है उत्तर प्रदेश में और हम बेच रहे हैं कहाँ पे? बिहार राज्य में। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोला जाता है, जिसको हम इंटर स्टेट सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने कल की क्लास में बताया था। आज की क्लास में जो आपको पढ़ना है वो है सबसे पहले कि आपका इनवार्ड सप्लाई, आउटवार्ड सप्लाई, टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी, और इसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में आज की क्लास में पढ़ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपका दिया है वो आपका दिया है क्या? इनवार्ड सप्लाई। क्या दिया है? इनवार्ड सप्लाई। अगर हम इनवार्ड सप्लाई के बारे में बात करें तो इन का मतलब क्या होता है? अंदर। देखिए, परचेज करते हैं तो कोई सामान हमारे पास आता है कि जाता है? आता है, तो हम उसको इनवार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवार्ड बोलते हैं, क्योंकि वो सामान हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? आ रहा है। या तो कोई सर्विस है या तो कोई गुड्स है, अगर आप उसको खरीदेंगे तो आपके व्यापार में आएगा, तो उसको हम इनवार्ड बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं, परचेज का मतलब खरीदते हैं, जीएसटी के अंतर्गत हम जो कुछ भी परचेज करते हैं तो हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर हमको आईटीसी प्राप्त होती है। क्या होती है? आईटीसी प्राप्त होती है। कह रहा है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं, या तो आप गुड्स परचेज करिए या सर्विस परचेज करिए, दोनों ही मामले में इनवार्ड सप्लाई होने पर हमको आईटीसी क्या होती है? प्राप्त होती है। अब आईटीसी क्या होता है तो आईटीसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप इतना समझिए कि जो अगर आप परचेज करते हैं जीएसटी के अंतर्गत तो उसको बोला जाता है इनवार्ड सप्लाई। क्या बोला जाता है? इनवार्ड सप्लाई बोला जाता है। और इनवार्ड सप्लाई होने पर आईटीसी हमको प्राप्त होती है, और आईटीसी का पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब दूसरे ऑप्शन आता है आपका आउटवार्ड सप्लाई। अभी मैंने इनवार्ड के बारे में बताया, ये सब डिपेंडेंट है किस पे? परचेज पे। तो आउट का मतलब जा रहा, बाहर जा रहा। तो जब हम सेल करेंगे तो हमारा गुड्स आएगा कि जाएगा? जाएगा, तो हम उसको आउटवार्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आउटवार्ड सप्लाई में कह रहा है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी सेल करते हैं, सेल का मतलब बेचते हैं, तो उसको हम आउटवार्ड सप्लाई बोलते हैं। चाहे हम गुड्स को सेल करें चाहे हम सर्विस को सेल करें, दोनों ही कंडीशन में उसको हम आउटवार्ड सप्लाई बोलते हैं। और आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी, दोनों में अंतर समझिएगा। आईटीसी तब प्राप्त होती है जब किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं, और टैक्स लायबिलिटी तब बढ़ती है जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं। दोनों में कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब आपको ये समझना है कि सर आईटीसी क्या होता है और सर टैक्स लायबिलिटी क्या होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप टैक्स लायबिलिटी और जब तक आप आईटीसी नहीं समझेंगे तो क्या पता चलेगा कि आईटीसी कैसे प्राप्त होती है, टैक्स लायबिलिटी कैसे बढ़ जाती है। तो इसके लिए समझना पड़ेगा ना। तो चलिए, इसमें दो ऑप्शन आपका दिया है, एक आपका दिया है टैक्स लायबिलिटी और एक आपका दिया आईटीसी। तो चलिए, सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी के बारे में ना समझ करके पहले आईटीसी के बारे में समझ लिया जाए। इसके बारे में, आईटीसी के बारे में। तो देखिए, आईटीसी के बारे में क्या बताया था, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि आईटीसी, आईटीसी का पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। कह रहा है कि जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, क्या करते हैं? परचेज करते हैं मतलब खरीदते हैं, तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं।
जैसे कि मान के चलिए, जब हम कोई गुड्स अगर हम परचेज करेंगे, खरीदेंगे, या कोई सर्विस अगर हम खरीदेंगे, तो उस मूल्य के साथ साथ हम कुछ टैक्स अमाउंट भी देते हैं। देते कि नहीं देते? तो कह रहा है कि यही टैक्स अमाउंट ही हमारी आईटीसी कहलाती है। जो आप एक्स्ट्रा टैक्स आप दे रहे हैं, वही टैक्स आपके लिए क्या कहलाता है? आईटीसी कहलाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपका दिया हुआ है। सपोज यदि हमने अपनी गुड्स को सप्लायर से मैंने परचेज किया, जिसकी कीमत क्या रुपया था? 100 रुपया था, और कह रहा है कि इस गुड्स पर 5% जीएसटी भी लागू है। 5% का मतलब 5 रुपया आपका जीएसटी भी लागू है। अतः टैक्स अमाउंट आपको 5 रुपया अलग से देना होगा। और कह रहा है कि इस प्रकार हमने सप्लायर के टोटल क्या पैसा दिया? 105 दिया। तो इस ट्रांजेक्शन के लिए हमारी आईटीसी क्या होगा? 5 रुपए में। नहीं समझ में आया? जैसे कि एक मार्कर है, इस मार्कर से मैं समझा रहा हूँ। मान के चलिए कि ये मार्कर आप दुकान पे लेने चले गए, और आपने पूछा कि भैया ये मार्कर क्या रुपए का बेच रहे हैं? तो दुकानदार बोला कि ये मार्कर आपको 100 रुपए का मिलेगा। तो ये तो मैंने केवल प्रोडक्ट का मूल्य पूछा ना, क्या इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है? नहीं है। तो ये बताया कि भैया अगर आप मार्कर हमारे वहां खरीदेंगे तो आपको 100 रुपए का मिलेगा। तो कहे तब ठीक है, मार्कर आप दे दीजिए। तब वो कहेगा कि नहीं, ये तो 100 रुपया केवल मार्कर का दाम है, 5 रुपया और आपका टैक्स भी लगेगा। 5 रुपया और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप टैक्स नहीं देंगे तो हम गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से भरेंगे? अपने जेब से नहीं भरेंगे। तो कह रहा है कि अगर आप 100 रुपये का अगर मार्कर खरीद रहे हैं, तो ये 5 रुपया 5% आपको टैक्स भी देना। तो अब बताइए, 100 रुपये का तुम्हारा मार्कर हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा हम कितना दे रहे हैं? 5 रुपया दे रहे हैं। जो 5 रुपया हम एक्स्ट्रा मात्रा में दे रहे हैं परचेज करते समय, वही हमारे लिए आईटीसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आईटीसी कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए, अब इसके बाद से दिया हुआ है, ये है आपका टैक्स लायबिलिटी। टैक्स का मतलब कर होता है, लायबिलिटी का मतलब कर्ज होता है। लायबिलिटी का मतलब कर्ज। कहते हैं ना कि इतने रुपए आपके ऊपर लायबिलिटी है, इतना रुपए आपके ऊपर कर्ज है, इतना रुपए आपके ऊपर टैक्स का कर्ज है, वो कर्ज आपको भरना ही भरना। तो टैक्स लायबिलिटी क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि जब हम किसी भी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं, अभी तो बात हो रही थी किसकी? परचेज की। तो हमको आईटीसी प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब बात हो रही है किसकी? सेल की। कह रहा है कि जब हम किसी भी गुड्स या सर्विस को अगर हम सप्लाई करते हैं, मतलब सेल करते हैं, तो कह रहा है कि तो हमें गुड्स की कीमत के साथ ही साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। और कह रहा है कि गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं, वही हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। जैसे कि मान के चलिए, आप खरीदने वाले हो गए और हम बेचने वाले हो गए। तो अब बताइए, अगर हम 100 रुपए का सामान अगर आपको 105 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो 5 रुपया हमारे लिए क्या कहलाएगा? टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। लेकिन वही 5 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो पैसा आपके लिए क्या कहलाएगा? आईटीसी कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कि मान के चले कि ये प्रोडक्ट मैंने अगर आपको 105 रुपए में बेचा है, तो प्रोडक्ट का जेन्युइन मूल्य आपका 100 रुपया था, लेकिन 5 रुपया हम आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो वही 5 रुपया हम सेल कर रहे हैं, तो हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी और आपके लिए आईटीसी हो जाएगी। यही 5 रुपया आपके लिए आईटीसी हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे ही एग्जांपल यहाँ पे दिया भी है। कह रहा है कि सपोज यदि हमने अपनी गुड्स को अपने सप्लायर से, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि भाई, कह रहा है कि मान लीजिए यदि हमने गुड्स की किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत क्या रुपया है? 100 रुपया है। इसमें दो शब्द आया है, एक आपका दिया है क्या? एक आपका दिया है सप्लायर, और एक आपका दिया है कस्टमर। ये दोनों में अंतर क्या होता है? बताइए, सप्लायर किसे बोलेंगे? सप्लायर जो बेच रहा है। सही है। सप्लायर का मतलब जिससे कि हम सामान परचेज कर रहे हैं, वही हमारे लिए सप्लायर। अगर हम बेच रहे हैं तो हम ही सप्लायर हो गए, या आप बेच रहे हैं तो आप ही सप्लायर हो गए, क्योंकि हम ही तो खरीद रहे हैं। या आप बेच रहे हैं तो मैं खरीद रहा हूँ, या हम बेच रहे हैं तो आप खरीद रहे हैं। तो आप क्या हो गए? कस्टमर हो गए, लेकिन हम क्या हो गए? सप्लायर हो। तो देखिए, परचेज करते समय आपको सप्लायर का हेल्प लेना होता है, क्योंकि सप्लायर से आप खरीदते हैं, और सप्लायर बेचते समय किसका हेल्प लेता है? कस्टमर का हेल्प लेता है। तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी में? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? अगर गुड्स को आप खरीदते हैं और उस गुड्स के कीमत के साथ साथ
आज कुछ जो टैक्स अमाउंट आप देते हैं उसी टैक्स अमाउंट को कंप्यूटर की लैंग्वेज में और आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। और उसी गुड्स को अगर आप सेल कर रहे हैं तो गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ अगर आप अलग से टैक्स ले रहे हैं तो उसी टैक्स को हम मतलब कि अपनी अकाउंटिंग के लैंग्वेज में टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। सेल करते समय टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है और परचेज करते समय आरटीसी हमको प्राप्त होती है। बस दोनों में यही अंतर है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो देखिए यहाँ पे जो जीएसटी आपका लिखा हुआ है, कह रहा है कि जैसे कि आपका सेंट्रल जीएसटी दिया हुआ है, कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी प्रत्येक गुड्स और सर्विस की सप्लाई के लिए निम्नलिखित टैक्स कंपोनेंट प्रभावित होते हैं। जैसे सेंट्रल के अंतर्गत आप सेंट्रल जीएसटी किसको बोलते हैं, जो केंद्र सरकार की गवर्नमेंट होती है उसको, उसमें जो है ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विस आर बोथ। मतलब कि अगर आप लोकल में सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी होता है कि नहीं होता? 9% स्टेट गवर्नमेंट और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। ऐसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट का है, अगर आप स्टेट टैक्स देते हैं तो इसमें कह रहा है कि ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ, मतलब कि इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है 9%। जैसे कि 18% जीएसटी आप दे रहे हैं ना, तो 18% में 9% आपका सी जीएसटी और 9% आपका एस जीएसटी, मतलब कि 9% केंद्र गवर्नमेंट लेगी और 9% आपका राज्य गवर्नमेंट लेगी। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड टैक्स, जीएसटी आर इंटीग्रेटेड टैक्स, जिसको आईजीएसटी के नाम से बोलते हैं। अगर आईजीएसटी लगता है, अब दूसरी चीज, आईजीएसटी कब लगेगा? जब दूसरे राज्य में बेचा जाएगा तो आईजीएसटी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जब दूसरे राज्य में बेचेंगे तो आईजीएसटी लगेगा, अगर अपने ही राज्य में मतलब बेचेंगे तो क्या लगेगा, लोकल जीएसटी लगेगा। तो लोकल जीएसटी में दो प्रकार का जीएसटी, एक आपका सी जीएसटी और एक आपका एस जीएसटी। लेकिन वही अगर आप इंटर स्टेट में बेचेंगे तो आईजीएसटी बस केवल लगेगा। तो वही बता रहा है कि ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विस आर बोथ, मतलब कि अगर आईजीएसटी अगर हम देखें तो वो दोनों पे लगाया जाता है, या तो आपका इंटीग्रेटेड वाला हो, यानी कि वो तो आपका जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाला हो, या केंद्र शासित प्रदेश हो, ये दोनों स्टेट पे आईजीएसटी लगाया जाता है। कोई दिक्कत? क्योंकि आईजीएसटी तब लगाया जाता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम गुड्स को सेल करते हैं। और इंट्रा दूसरी यूटीजीएसटी भी, यूटीजीएसटी पे भी आईजीएसटी ही लगता है। क्यों? क्योंकि वो भी स्टेट के बाहर ही है आपका स्टेट। समझ में आ रहा है ना? तो अपने पूरे इंडिया कंट्री में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। उस 7 पे आईजीएसटी ही लगता है। आईजीएसटी 18% होगा तो 18% दीजिए, 28 होगा तो 28 दीजिए, जितना सामान है उसके हिसाब से आपको देना। अब वही यहाँ पे टाइप्स ऑफ जीएसटी में आपका दिया हुआ है, देखिए वही टाइप्स ऑफ जीएसटी में यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम सेल करेंगे तो दो ही कंडीशन में सेल होगा, नहीं तो आपका इंट्रा होगा, नहीं तो आपका इंटर होगा। तो अगर इंटर करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, और इंट्रा करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर आप इंट्रा करते हैं, इंट्रा का मतलब अपने स्टेट के अंदर, तो एक आपका सी जीएसटी लगेगा और एक आपका एस जीएसटी लगेगा। अगर अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को अगर आप सेल करते हैं तो इसको इंट्रा बोला जाएगा, इसमें सी जीएसटी लगेगा और यस जीएसटी लगेगा। हाँ, आईजीएसटी केवल केंद्र सरकार को ही प्राप्त होती है, क्योंकि स्टेट आपका चेंज हो रहा है ना। अगर आपका इंटर स्टेट लगता है, जैसे कि हमारा बिजनेस है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और बिहार राज्य में हम सेल कर रहे हैं, तो ऐसे जीएसटी को आईजीएसटी बोला जाएगा। जिसको हम इंटर स्टेट बोलेंगे इसमें केवल आईजीएसटी लगता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल करने में लगता है, केवल केंद्र को ही प्राप्त होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर जो आपका दिया है, अब यहाँ पे जो अगला स्ट्रक्चर आपका दिया है, अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, हाँ अगला क्या दिया है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि बाबू जीएसटी कै प्रकार का होता है, तो जीएसटी मुख्यतः कै प्रकार का होता है? जीएसटी मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक आपका आता है सी जीएसटी,
और एक आपका आता है यस जीएसटी। क्या इन दोनों को लोकल जीएसटी बोल सकते हैं? क्योंकि ये लोकल जीएसटी का ही पार्ट है। तो सी जीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, जो केंद्र सरकार लेती है, और यस जीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी, जो राज्य सरकार लेती है। अगर 18% आप लोकल जीएसटी दे रहे हैं तो उसमें 9% केंद्र सरकार को जाएगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। और वही अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से, जो लगाया जाता है कब? तो अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट में जब हम किसी गुड्स या सर्विस को बेचते हैं। इसके बाद से कौन सा जीएसटी? यूटी जीएसटी। इसका पूरा नाम होता है यूनियन टेरिटरीज जीएसटी। जैसे कि अगर कोई गुड्स अगर आप सेल करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में तो यूटी जीएसटी आपका लागू होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के जीएसटी पाए जाते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से अगर हम बात करें तो हाँ, अगर 18 लग रहा है तो 18 दीजिए, 28 लग रहा है तो 28 दीजिए। जिस हिसाब से प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको जीएसटी देना है। नहीं, वहां पे नहीं डिवाइड होता। हाँ, ये सब आगे की टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर जीएसटी, यानी कि जीएसटी से पहले आप इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा आप देते थे, वो भी जीएसटी से पहले की बात हो रही है। अपने भारत में जीएसटी के पहले आप कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स देते थे, वो स्ट्रक्चर आपके सामने अवेलेबल है। एक आपका लगता था एक्साइज ड्यूटी, और ये किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरर पे लगता था। मैन्युफैक्चरर का मतलब जैसे कि मान के चलिए कि हम माल तैयार कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था, वो एक प्रकार का क्या होता था? इनडायरेक्ट टैक्स होता था। ऐसे ही कस्टम ड्यूटी, और ये किस पे लगता था? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसका मतलब अपने यहाँ से माल भिजवा रहे हैं और वहां से माल हम मंगवा रहे हैं, तो इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोला जाता है, आयात और निर्यात बोला जाता है। उसमें जो है आपका कस्टम ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स लगता था, जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता था। इसके बाद से वैट है, सीएसटी है, सेल टैक्स है। ये तब लगता था जब हम किसी गुड्स या सर्विस को हम सेल करते थे, तब जाकर के आपको वैट देना होता था। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, और सीएसटी का मतलब, यहाँ पे सीएसटी का मतलब होता है आपका, सीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स होता था आपका, ये समझिए। सीएसटी भी आपका एक प्रकार का टैक्स होता था। और सेल टैक्स, अगर बेच रहे हैं तो टैक्स आप नहीं देंगे, तो ये किस पे लगता था? सेल पे लगता था, यानी कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को बेचते थे तब। इसके बाद से क्या आया? एंट्री टैक्स आया। जैसे कि मान के चलिए अपने स्टेट से आपने माल उठाया और बिहार राज्य में आपको सेल करना है, तो जैसे ही आप स्टेट में एंट्री करेंगे तो पहले टैक्स आप जमा करिए तब आप एंट्री करिए। समझ में आ रहा है ना? तो एंट्री टैक्स भी आपको देना होता था। अब इसके बाद से क्या आता था? सर्विस टैक्स। अगर कोई सर्विस आप बेच रहे हैं तो उस पर भी आपका टैक्स देना होता था। ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। हाँ, तो ये मैं बताया नहीं था स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया था। जैसे पहले चुंगी जमा होता था, जगह जगह चौक चौराहों पे चुंगी वगैरह लिया जाता था, बहुत सारे अधिकारी रुक रुक करके चुंगी जमा करवाते थे। वो पैसा आधा गवर्नमेंट को मिलता था, आधा नहीं मिल पाता था, टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी होती थी। जब जीएसटी आया तब तो इसके बारे में अच्छा आइडिया मिला। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां तक मैंने आपको बताया। इसके बाद से कल की क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा, यानी कि मंडे को हम लोग पढ़ा जाएगा क्या? यहाँ पे देखिए, ये सब जो मैंने अभी आपको पढ़ाया यही मैंने आपको डिटेल में बताया। अब यहाँ से कल की क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन से मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हम कैसे करते हैं। यहाँ तक आप घर से पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, इसी में 3 नंबर मिलता है।